हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। आज से हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, जो कि डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। सब सब्जेक्ट का डेली आपको टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे। जब तक कि एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ डेली एग्ज़ाम का सीरीज़ आते रहेगा। तो जो पहला टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वो साइंस का लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स होगा और फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का होगा और फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का होगा। सब इसमें मिक्स क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? यानी एक से अधिक किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है किरण पुंज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाक से आंसर इसका दीजिए आप लोग। टाइम स्टार्ट होता है, 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज, दोनों बात एक ही होता है। यानी किरणों के समूह को हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उल्टा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सीधा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 5 सेकंड का टाइम आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीधा। जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल, ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कांच, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिट्टी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 5 सेकंड का टाइम आप लोग को दे रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी। लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी जो पदार्थ पारदर्शी हो। तो जल हमारा पारदर्शी है, कांच भी हमारा पारदर्शी है, प्लास्टिक भी हमारा पारदर्शी है, मिट्टी क्या है? अपारदर्शी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होता है। कौन कौन? एक में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, 2 में आपतित किरण यानी आने वाला किरण और परावर्तित किरण जो किरण टकरा कर परावर्तक सतह से लौटता है वो, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में बने होते हैं। तो ये जो हमारा होता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। यानी जो समतल दर्पण होता है उसका एम का मान पूछ रहा है, यानी आवर्धन कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है +1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कौन होगा, फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी +1। +1 क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका ऊंचाई और जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए हमारा जो आवर्धन का मान होता है समतल दर्पण का वो +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी जो अवतल लेंस होता है उसमें m का मान हमको पूछ रहा है कि कितना होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है u/v, ऑप्शन बी में दिया हुआ है uv, ऑप्शन सी में दिया हुआ है u+v, ऑप्शन डी में दिया हुआ है v/u। तो चलिए इसका राइट आंसर सही आप लोग बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी v/u होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें सभी। तो बताइए कि इसमें किस दर्पण का जो फोकस दूरी यानी एफ होती है वो क्या होती है, यानी पॉजिटिव होती है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन 8 है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो सैलून में हमारा काम होता है केस काटना, दाढ़ी बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हजामत। यानी सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए हमको कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण यानी बी नंबर। अवतल दर्पण होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सैलून में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना होता है, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो व्यास होता है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुख फोकस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वक्र त्रिज्या, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है इसको। फिजिक्स का ख़त्म हो गया, अब देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का। बायोलॉजी का भी 10 क्वेश्चन होगा, जिस तरह फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था उसी तरह सेम बायोलॉजी का भी होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है छोटी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मध्यम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अधिक लंबी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अधिक लंबी होती है। शाकाहारी जंतुओं में जो होती है वो मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी भोजन को पचाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी सांस लेना यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और सांस छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्वसन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निश्वसन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास। क्यों,
क्योंकि यहाँ केवल सांस लेने की बात नहीं कह रही है, यहाँ सांस छोड़ने की भी बात आ रहा है, यानी एक साथ दोनों प्रक्रिया हो रहा है, सांस लेना और छोड़ना। केवल सांस लेना होता तो श्वसन और छोड़ना होता तो निश्वसन, यानी इसमें दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्वासोच्छ्वास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, यानी पौधा का वह कौन सा भाग है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करती है अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्लोरोफिल वर्णकों को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रंध्रों को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सभी कोशिकाओं को, ऑप्शन डी में दिया हुआ है परिवहन ऊतकों को। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल वर्णकों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जीवाणु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कवक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सभी जीव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी हरे पौधे। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जीवाणु और कवक तो मृत जीवित जीव होते हैं जो कि मृत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हरे पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 से 4 मीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 से 2 मीटर। तो चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए हमको कि कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 से 10 मीटर होती है जो हमारी आहार नाल होती है ना, उसकी लंबाई। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रास नली से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुख गुहा से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अमाशय से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है यकृत से। चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यानी मुख गुहा, यानी मुंह से प्रारंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है, यानी किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ईस्ट में, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी जीवों में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईस्ट में होती है किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है, यानी जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसका जो पाचन होता है उससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उसमें जो भोजन के अणु होते हैं उसका क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दहन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है परिवर्तन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है समन्वय। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तभी हमको क्या मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। यानी जो हमारा ट्रेकिया होता है, यानी गला में जो ट्रेकिया होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यानी पूछ रहा है कि जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कौन जो है वो श्वसन तंत्र का यानी श्वसन अंग का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नासिका क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्वास नली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गिल्स, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रक्त। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिल्स। गिल्स जो होती है वो मछली का श्वसन अंग होता है, ना कि मनुष्य का होता है। नासिका छिद्र, श्वास नली और रक्त, ये सब क्या है, मनुष्य का श्वसन तंत्र का एक भाग है। अब देखेंगे केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन कौन कौन है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन का मतलब टूटना होता है, जिसमें कोई एक अभिकारक टूटकर नए पदार्थ बनाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaOH प्लस HCl मिलकर NaCl प्लस H2O बना रही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है H2 प्लस I2 मिलकर 2HI बना रहा है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2KClO3 टूट रहा है तो 2KCl प्लस 3O2 बना रहा है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, जबकि हम हिंट्स आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ एक अभिकारक जो टूटकर क्या कर रहा है, एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत ना होकर अवकृत हो जाती है। इसका आंसर नंबर सी जो है वो गलत है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अभिक्रिया ZnO प्लस CO मिल रहा है तो क्या बन रहा है, Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ZnO का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है CO2 ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है CO का अवकरण होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ZnO का अवकरण होता है। चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ZnO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ ZnO से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना। यहाँ ZnO था, यहाँ क्या है, केवल Zn है। इसका मतलब है कि यहाँ से ऑक्सीजन हट के CO के पास यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास चला गया और मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ ZnO से हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटने क्या होता है, उसका अवकरण होता है। तो इसीलिए ZnO से हट रहा है तो ZnO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है को हम उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ज्वलन ताप, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्रवणांक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्वथनांक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्रांतिक ताप। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ज्वलन ताप। ज्वलन ताप को ही हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्र मतलब प्रारंभ और ज्वलन मतलब जलना। जब पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसको हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जा सकता है। यानी किसी ताज़ा तेल को सुरक्षित बहुत दिनों तक रखना है, यानी लंबी समय तक उसको ख़राब होने से बचाना है, तो हम किस गैस का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमोनिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑक्सीजन। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन गैस का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है। यानी जो भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो होता है जिसे हम लोग खाते हैं उसको बचाने के लिए हम किस बाहरी पदार्थ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्प्रेरक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एंजाइम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा। यानी जो हम लोग जल पीते हैं शुद्ध जल उसका pH मान पूछ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9। आंसर बताइए इसका कमेंट करके जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 होता है, यानी उदासीन होता है। जो हम लोग पानी पीते हैं क्या उसका कोई स्वाद हमको बुझाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका pH मान जो होता है वो 7 होता है, और जिस पदार्थ का pH मान 7 होगा वो उदासीन होता है और उसका कोई स्वाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pOH मान निकालिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 11। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। pOH निकालने के लिए 14 में से जितना pH मान दिया रहता है उसको हम घटा लेते हैं, तो 14 में से 3 गया यानी 11 इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, pH की सही परिभाषा है। यानी यहाँ आप लोगों को pH का फार्मूला दे दिया है और पूछ रहा है कि pH का कौन सा सही परिभाषा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है pH बराबर +log हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है pH बराबर -log हाइड्रोक्साइड आयन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है pH बराबर 1/, हाइड्रोजन आयन। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी pH बराबर होता है -log हाइड्रोजन आयन। फार्मूला होता है याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी LPG जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी जो LPG जलता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपघटन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवकरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दहन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है संश्लेषण। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर लीजिए जल्दी से, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दहन होती है। तो हमारा आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।